बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों के बीचों बीच एक जनजाति रहा करती थी, जिनकी झोपड़ियां बांस की बनी हुई थी। उस जनजाति के लोग घास और पत्ते से बने वस्त्र पहना करते थे। उन्हीं झोपड़ियों के बीच एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 7 भाई और एक छोटी बहन थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। यहाँ के लोग जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करके अपना भोजन बनाते थे। 7 भाई और बहन बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए जंगल निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को पकाती और सब मिलकर भोजन करते। ऐसे ही एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह एक जानवर के मांस को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देखेंगे तो बहुत दुखी होंगी, इसलिए अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपाकर रखना चाहिए। उसने जल्दी से उंगली में एक पत्ते का लेप बनाकर लगा लिया और ऊपर से एक पत्ता लपेट लिया। तभी उसने देखा कि जो मांस वो पका रही थी, उसके खून की कुछ बूंदें उस पर लगी हुई थी। ये क्या हो गया मुझसे? जो मांस मैं पका रही थी उस पर मेरा थोड़ा सा खून लग गया है। अब मैं ये खाना अपने भाइयों को नहीं खिला सकती हूँ। लेकिन घर में इसके अलावा और कुछ नहीं है बनाने को। शाम हो गई है, सभी भाई आते ही होंगे। जब वो खाना मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी? फिर उसने सोचा, मैं एक काम करती हूँ, इसी मांस को पका देती हूँ। थोड़ा सा ही तो खून लगा है, इससे मेरे भाइयों को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोचकर बहन ने उसी मांस को पका दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाई जब खाना खा रहे थे, तब उन्हें वो मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट मांस पकाया है। इतना स्वादिष्ट मांस तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। बहन ने कुछ नहीं बोला। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह 7 भाई रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे। रात के भोजन में बहन ने जो मांस बनाया था वह बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने तो पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। मैं सोच रहा हूँ कि बहन ने कल जरूर कोई खास मसाला या जड़ी बूटी डाली होगी, नहीं तो ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया। आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि मांस में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट मांस बना था। शाम को 7 भाई जब घर आए तो साथ में एक हिरण का शिकार करके लाए थे। बहन देख, आज हमने एक मोटे ताजे हिरण का शिकार किया है। आज रात के खाने में तू इसे ही पकाना। ठीक भैया, आज रात मैं इसे ही पकाऊंगी। रात में 7 भाई बड़े उत्साह से स्वादिष्ट मांस खाने के लिए बैठे हुए थे। छोटी बहन चंदा रसोई से बड़े पतीले में मांस पकाकर लाई और सभी को परोस दिया। 7 भाई ने जब वो मांस खाया, अरे बहन, इसमें वो कल रात के खाने जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। कल रात को तुमने मांस में ऐसा क्या मिलाया था जो आज के खाने में नहीं है? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनसे यह सब कहना ठीक नहीं है। भैया जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाया है। नहीं बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने कल इतना स्वादिष्ट मांस कैसे बनाया था। तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया जब मैं मांस काट रही थी
तब चाकू से मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा और मेरा थोड़ा सा खून मांस में लग गया था। घर में और कुछ नहीं था बनाने को, इसलिए मैंने उसी मांस को पका दिया। मुझे माफ कीजिए भैया, मैंने आप सबसे ये बात छुपाई। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में विचार आया कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों में इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। 6 भाइयों ने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई, लेकिन बड़े भाई के मुंह से ये बात सुनकर सबसे छोटे भाई की आत्मा कांप उठी। सुनो भाइयों, बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और यही उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, परंतु वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और विवाह के लायक हो गई हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। इसलिए तुम्हें हमारे साथ कुल देवता के मंदिर चलना है। हम वहीं पर तुम्हारी शादी कराएंगे। बहन चंदा शादी की बात से बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ जाने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ, अभी और कितना दूर है? बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। टीले पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से बोला, बहन को टीले पर खड़ा करके उसको रस्सी से बांस के सहारे बांध दो। बड़े भाई का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। भैया, आप सब ये क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह से क्यों बांध रहे हैं? हम तुम्हें अपने तीरों से मारकर तुम्हारा स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाले भाई आज मुझे मारने जा रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, भगवान, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो? अपनी बहन की दर्द भरी बातें सुनकर 7वां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, परंतु उसे 6 बड़े भाइयों को रोकने का साहस नहीं हुआ। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना चूक गया और वह तीर दूर जा गिरा। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही बात बोली। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह एक एक करके सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती में लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही गीत दोहरा रही थी। 6 भाई तीर मारने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। सभी भाइयों ने उससे बोला कि अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम इसके साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए पूरा निशाना के साथ मारना। बहन ने छोटे भाई की जान के बदले में अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती के पार जाएगा। मारो भैया। छोटे भाई ने रोते रोते तीर चलाया और उसका तीर बहन के छाती में जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण निकल गए। सबसे छोटा भाई बहुत ही दुखी था। वह अपने अंदर घुटकर रह गया। 6 भाई ने मिलकर अपनी बहन के शरीर को नीचे उतारा
और बहन के शरीर को टुकड़ों में काट डाला। से जंगल से पानी और लकड़ियां लेकर आओ। छोटा भाई पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर अंदर बहुत दुखी था। उसके बड़े भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा, और अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे जान से मार देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े कड़ाही में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। मांस पककर तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। जब सभी लोग खाना खा रहे थे, तब सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली केकड़े खाने लगा। जब सभी ने बहन के शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर ली, तो बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को कहा कि सारा जूठन साफ कर दे और जो बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग हैं, उन्हें इकट्ठा करके जमीन में गाड़ के ऊपर से मिट्टी ढक दे। बहन की हड्डियां को गाड़ने के बाद सातों भाई अपनी झोपड़ी में आ गए। तभी जनजाति समुदाय का सरदार वहां पर आ पहुंचा। मैं तुम सब की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे तुम सब से तुम्हारी बहन के विषय में कुछ आवश्यक बात करनी है। सातों भाई अपनी झोपड़ी में आ गए। तभी जनजाति समुदाय का सरदार वहां पर आ पहुंचा। मैं तुम सब की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे तुम सब से तुम्हारी बहन के विषय में कुछ आवश्यक बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मेरे बेटे को तुम्हारी बहन चंदा बहुत पसंद है और उससे विवाह करना चाहता है। इसीलिए मैं आज तुम सब भाइयों से चंदा के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। लेकिन चंदा तुम सब के साथ नहीं है, वो भी तो तुम्हारे साथ गई थी। सरदार की बात सुनकर 6 भाइयों के चेहरे पर डर छलकने लगा। लेकिन 7वें भाई की आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तभी बड़ा भाई रोते हुए सरदार से बोला, सरदार, हमारी बहन चंदा अब इस दुनिया में नहीं रही। जब हम सब कुल देवता के मंदिर जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 खूंखार शेरों ने हम पर हमला कर दिया। हम सब तो किसी तरह बच गए, लेकिन मेरी प्यारी बहन को मारकर उसे उठाकर जंगल की गहराई में चले गए और हम सब कुछ नहीं कर पाए। ये सुनकर सरदार आश्चर्यचकित रह गया और बड़े दुख के साथ सभी भाइयों से बोला, ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। चंदा जैसी प्यारी बच्ची अब हमारे बीच में नहीं रही। तुम सब अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसके जाने का दुख मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम सब अपने आप को अकेला मत समझना। तुम्हारी बहन तुम सब की यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। इतना कहकर सरदार वहां से चला गया। दिन बीतते गए। कुछ महीनों के बाद जहां पर मिट्टी में बहन के मांस और हड्डियों के टुकड़े दबे थे, उस स्थान पर एक बहुत सुंदर चंपा के फूलों का एक पौधा उग आया। एक दिन जनजाति समुदाय का सरदार अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। तभी उनके समूह का एक व्यक्ति भागता हुआ सरदार के पास आया। अरे अरे, क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? सरदार, मैं जब कुल देवता के मंदिर जा रहा था, तो उसी रास्ते में मैंने एक बहुत ही सुंदर चंपा के फूलों का एक पौधा देखा। मैंने सोचा मैं ये फूल कुल देवता को चढ़ाने के लिए तोड़ लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उन फूलों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उनकी डालियों का आकार बड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पौधा अचानक से कैसे बड़ा हो सकता है? नहीं सरदार, मैं सच कह रहा हूँ। आप अभी उस जगह चलिए और खुद देखिए। तो फिर ठीक, हम अभी उस जगह पर जाएंगे। पूरा जनजाति समुदाय और सरदार उसी जगह पर खड़े थे। कितना सुंदर और मनमोहक है ये फूल। इतना सुंदर चंपा का फूल हमने आज तक नहीं देखा। बड़ा भाई चंपा के फूलों के पास पहुंचा। चंपा के फूल सामान्य ऊंचाई पर लगे थे, इसलिए उन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था। जैसे ही फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक फूलों से आवाज आती है, दुश्मन सबसे बड़ा बड़े भाई के हाथ नहीं आऊंगी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। और फिर चंपा के फूलों की डालियां अपना आकार बढ़ाकर और ऊंचाई पर चली जाती है। ये सुनते ही बड़ा भाई के पसीने छूटने लगे और वह पीछे हट गया। सभी लोग ये दृश्य देख आश्चर्य रह गए। अब दूसरा भाई आगे आकर सरदार से बोला, सरदार, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
मैं अभी आपके लिए उन फूलों को तोड़ कर लाता हूँ। अब दूसरा भाई चंपा के फूलों के पास पहुंचा। फूलों की डालियां फिर से सामान्य अवस्था में आ चुकी थी। जैसे ही दूसरे भाई ने फूल तोड़ने की कोशिश की, फूलों से फिर वही आवाज आती है और चंपा की डालियां फिर से ऊंची हो जाती है। अब दूसरा भाई भी डरकर पीछे हट जाता है। जैसे ही फूलों के पास पहुंचा, तभी फूलों से आवाज आई, झुक जाए चंपा की डालियां मेरे सबसे छोटे भाई की ओर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग तक प्रेम निभाया है। और तभी चंपा की डालियां सबसे छोटे भाई की ओर झुक जाती है और उस पर फूलों की वर्षा करने लगती है। सभी लोग यह नजारा देख हैरान थे। छोटे भाई की आंख से लगातार आंसू गिर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बहन चंदा मेरे आसपास है? बताओ तुम कौन हो? तुमने मेरे 6 बड़े भाइयों को अपने फूल छूने तक नहीं दिया और मुझ पर फूलों की वर्षा कर रही हो। बताओ मुझे तुम कौन हो? भैया मैं तुम्हारी छोटी बहन चंदा हूँ। मैं जानती हूँ जब मेरे 6 बड़े भाई मेरा मांस खा रहे थे तब तुमने मुझे नहीं खाया और मेरे मांस को मिट्टी में दबा दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और प्रकृति ने मुझे चंपा का पौधा बनाकर एक नया जन्म दिया है। भैया यदि तुम आज भी चुप रहे तो तुम्हारी छोटी बहन को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। छोटे भाई की आंख से आंसू बह रहे थे। उसने सोच लिया कि वह अपने बड़े भाइयों का सच सबको बताएगा। वह सरदार के पास गया और अपनी बहन की हत्या के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हारे भाइयों ने अपनी ही बहन की हत्या कर दी थी? हाँ सरदार, यही सच है। मेरे अपने भाई मेरी बहन को मारकर उसका मांस पकाकर खा गए। मैंने उसका हिस्सा नहीं खाया। मैंने उसकी देह को मिट्टी में दबा दिया। उसी जगह से यह चंपा का पौधा उगा है। मेरी बहन की आत्मा आज भी इसी में बसी है। जिसने अपनी ही बहन की हत्या की हो वह किसी भी रिश्ते के लायक नहीं। ऐसे पापियों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। जिसके बाद कबीले के सरदार ने 6 भाइयों को बिना खाना पानी के कारागार में बंद कर दिया और चंपा के पौधे से बहन की आत्मा मुक्त हो गई। अब वह सिर्फ साधारण चंपा का पौधा बन चुका था। लेकिन दिन के बाद से छोटा भाई रोज चंपा के पौधे के पास जाता और अपनी छोटी बहन को याद करता।